नमस्कार। शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। एसआईटी ने लखीमपुर हिंसा से जुड़े 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुमित जायसवाल और उसके 3 साथी नंदन शिशुपाल और एक अन्य को एसआईटी ने पकड़ लिया है। बता दें कि सुमित जायसवाल का घटना के समय थार जीप से उतरकर भागते हुए वीडियो वायरल हुआ था और टीम को तब से ही कड़ियों को जोड़ने के लिए सुमित की तलाश थी। तो बड़ी खबर आज की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि लखीमपुर हिंसा के आरोपी सुमित जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब आपको गोरखपुर में हुई कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या मामले में अपडेट बताते हैं। एसआईटी जल्द क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। एसआईटी ने मुकदमे से जुड़े 22 गवाहों को शहर न छोड़ने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने होटल कर्मी, हॉस्पिटल कर्मी, थाने के सिपाही को इस मामले में गवाह बनाया है। खबर शाहजहांपुर से, जहां पर कोर्ट परिसर में वकील की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी के मुताबिक वकील सुरेश गुप्ता ने वकील भूपेंद्र की हत्या की थी। दरअसल सुरेश गुप्ता भूपेंद्र के मुकदमों से परेशान था। एसपी ने बताया कि आरोपी वकील को हत्या करने का कोई अफसोस नहीं है। वो सदरी में तमंचा छुपाकर कोर्ट के अंदर गया और वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी वकील सुरेश पुलिस की हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। और अब बात करते हैं डिप्टी स्पीकर के चुनाव की। बीजेपी समर्थित एसपी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल ने यूपी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर पद का चुनाव जीत लिया है। उन्हें 304 वोट मिले हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी एसपी से महमूदाबाद सीट से विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा को 60 वोट मिले। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक कुल 368 वोट पड़े थे। 4 वोट इनवैलिड निकले। डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। कांग्रेस ने वोटिंग का बहिष्कार किया, तो वहीं एसपी ने भी इसका विरोध किया था। बीएसपी के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। बता दें कि उत्तर प्रदेश में यह पद 2007 से खाली चल रहा था। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राजेश अग्रवाल 2007 में आखिरी डिप्टी स्पीकर थे। गिनती की या वोटिंग की है वो तो बिल्कुल शुद्ध है, ट्रांसपेरेंट है। बाकी जो उनकी कठिनाइयां हैं वह आदरणीय विपक्ष हैं, तो सत्ता से हैं, सत्ता पक्ष से, और सत्ता पक्ष की शिकायतें उनसे भी होंगी। सबकी सहमति से रखा गया था कि सबसे पहले आज हम निधन को ही टेकअप करेंगे, इसी संवेदना जाहिर करेंगे। हाँ, तो उसमें जो आपत्ति आई, रुक जाते 2-3 मिनट 4 मिनट और बाद में ये होता, तो इसका मुझे कष्ट है। बाकी सब तो ठीक हो रहा, ट्रांसपेरेंट। उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर के अब सरगर्मी खत्म हो गई है। नितिन अग्रवाल भारी मतों से जीते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर समाजवादी पार्टी के जब 46 विधायक थे तो उनको 60 वोट कैसे मिला। इसके जवाब में बहुजन समाज पार्टी के 8 लोग खुलकर क्रॉस वोटिंग करते हुए दिखे, लेकिन बाकी वोट किसका था, इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है। जानकार ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 5 से 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। फिलहाल 2022 का चुनाव क्योंकि नजदीक है, तो ऐसे में इस क्रॉस वोटिंग के भी राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। कैमरा पर्सन गोपी के साथ लाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। उधर सीएम योगी ने नितिन अग्रवाल को जीत के लिए बधाई दी और बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। साथ ही सीएम ने कहा कि आज के नतीजों से 2022 विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। अपने विधानमंडल दल की ओर से श्री नितिन अग्रवाल जी के उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर और भारी मतों से 304 मत उनको प्राप्त हुए हैं, तो 304 मतों से भारी बहुमत से उनके निर्वाचन होने पर उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जब जनता अपना फैसला सुनाती तो फिर ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। मुझे लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। अपने ही सदस्यों को नहीं पचा पाती है अंतर विरोध, क्योंकि अंतर यही है, कुछ लोगों के लिए परिवार ही पार्टी होती है और हमारे लिए प्रदेश ही परिवार है। ये जो अंतर है, ये अंतर ही आज यहाँ पर
इस निर्वाचन के लिए बाध्य की है। हमें नहीं भूलना चाहिए, इन सभी युवाओं को मौका मिलना चाहिए। हमने अभी मंत्री बनाए हैं 7, आपने देखा होगा सब युवा चेहरे हैं, लेकिन अगर यह नाम 4 साल पहले, 3 साल पहले समाजवादी पार्टी सदन के सामने रखी होती तो मुझे लगता है कि आज जो धोखा आप लोगों ने नरेंद्र सिंह वर्मा जी के साथ किया है, ये धोखा उनके साथ संभवतः नहीं होता। और मुझे कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि आप लोगों ने धोखा किया है। वहीं एसपी के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि आज के दिन को काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा। नितिन अग्रवाल विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। राम गोविंद चौधरी ने कहा, संसदीय इतिहास में आज का दिन काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा और आज सदन में भाजपा का पिछड़ी जाति विरोधी चेहरा दिखाई दिया और बीजेपी जब से सत्ता में आई है संविधान, नियम, कानून सभी परंपराओं को खत्म कर रही है। नितिन अग्रवाल को संख्या बल के आधार पर उपाध्यक्ष बनाया गया, ये पूर्ण रूप से अनैतिक है। जो सवेरे मैंने आपसे आग्रह किया था कि इतिहास, संसदीय इतिहास जब उत्तर प्रदेश का लिखा जाएगा तो आज का दिन सबसे काला दिन होगा। इस सदन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कह दिया कि सर्वसम्मत होता, इन लोगों ने नाम नहीं दिया। साहब, आप नेता सदन हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपको तो कम से कम असत्य नहीं बोलना चाहिए ना। दिल्ली में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर बैठक हो रही है। इसकी अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है। इस बैठक में 5 राज्यों के चुनाव प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए हैं। इसमें चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है कि कैसे लोगों के बीच में जाना है और कैसे लोगों को अपने पक्ष में खड़ा करना है। सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की रणनीति भी तैयार की गई है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और चुनाव प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल हुए। तीन कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने रेल रोको आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को देखते हुए जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले हैं। इन 8 तस्वीरों से पूरे प्रदेश की तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। लखनऊ में किसानों के आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। नोएडा में रेल रोको आंदोलन का असर यमुना एक्सप्रेसवे पर दिखाई दिया, जहां जाम जैसे हालात बन गए। मुजफ्फरनगर में रेल रोको आंदोलन का असर दिखाई दिया है। इस मौके पर मंसूरपुर और खतौली स्टेशन में किसानों ने प्रदर्शन किया। हापुड़ में किसान आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा बलों ने स्टेशन जाते वाले रास्तों को बंद कर दिया, जिसकी वजह से ट्रेनों का संचालन प्रभावित नहीं हुआ। इटावा में किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। शामली में किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर धरना दिया। सिद्धार्थनगर में अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया ताकि बेटे के खिलाफ सही से जांच हो सके। जबकि फतेहपुर में किसानों के विरोध प्रदर्शन का अच्छा खासा असर देखने को मिला है, जहां किसान ट्रेन रोककर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। ट्रेन रुकी हुई है, कितनी दिक्कत आपको? बहुत दिक्कत हो रही है, बारिश भी है। अभी बच्चों के साथ आए हैं तो बच्चे के साथ कैसे जाएं? अभी को सूरत जाना है, कब से भी हम लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। बारिश का मौसम है, कुछ खाना पीना नहीं है, फैमिली वाले है और जो हमारे माँ बाप है उनको दवाइयाँ वो सब लेना होता है, टाइम पे खाना वाना कुछ नहीं है। सारे मुसाफिर यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। 3 काले कानून जो है वापिस हो, सरकार ने जो 3 काले कानून थोप दे किसान के ऊपर। एक लखीमपुर में जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी मंत्री के बेटे ने, जो है उस पर मुकदमा दर्ज तो उन्होंने कर दिया, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि उसका बाप जो है बढ़िया स्थिति में गृह राज्य मंत्री बताया जा रहा। जब तक वो पद मुक्त नहीं होगा, बर्खास्त नहीं होगा, तब तक जो है प्रशासन भी कैसे कार्रवाई कर पाएगा निष्पक्ष। स्टेशन तक आए थे, पुलिस प्रबंध था और इन लोगों द्वारा अपनी जो भी बातें थीं वो अपने साथियों के सम्मुख कही गई हैं और कोई ज्ञापन आदि का कोई कार्यक्रम नहीं था, कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं हुई और सकुशल इस प्रदर्शन को समाप्त कराया। आइए अब आपको महंत नरेंद्र गिरी मौत से मामले से जुड़ा आज का अपडेट बताते हैं। सीबीआई को सीजेएम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आरोपियों के पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए मंजूरी के लिए दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया है। दरअसल तीनों ही आरोपी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी ने
पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार किया था और आरोपियों की सहमति के बिना यह टेस्ट नहीं कराया जा सकता। वहीं सीजेएम कोर्ट ने तीनों आरोपियों की 12 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। मुख्य आरोपी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी अब 12 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इस मामले की सुनवाई अब 30 अक्टूबर को होगी। आगे बढ़ते हैं। आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में गरीब बच्चों के एडमिशन का सपना पूरा हो सकेगा। कानपुर में संचालित गेल उत्कर्ष 100 संस्थान ने इस साल रिकॉर्ड बनाया है। संस्थान में चयनित 100 जरूरतमंद बच्चों में 69 को जेईई एडवांस में सफलता हासिल हुई है। इनमें से अधिकतर देश के अलग अलग आईआईटी में दाखिला हासिल कर सकेंगे। गेल इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक अनूप गुप्ता ने बताया है कि गेल के सहयोग से 26 बच्चों के साथ इस मिशन की शुरुआत की गई थी। ये दूसरा साल है जिसमें 100 बच्चों के से 100 बच्चे जेईई मेंस में क्वालिफाई किए हैं और 100 में से 79 बच्चे जेईई एडवांस क्वालिफाई किए हैं। तो अब आप ये मान सकते हैं इसमें से ज़्यादातर बच्चे जो 79 बच्चे हैं इनको आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। उसके बाद जब ये 11 महीने बच्चे यहाँ रहते हैं तो हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के फैकल्टीज़ हैं, इन लोगों को पढ़ाते हैं। ताजनगरी आगरा में योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिविर में मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर और मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी के सानिध्य में लोगों को योग सीखने का मौका मिला। दिगंबर जैन परिषद के द्वारा ताजगंज में ताज खेमा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हर योग 5 मुद्राओं पर निर्भर होता है। इसके जरिए न सिर्फ शरीर पर बल्कि मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखा जा सकता है। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। ये अपने आप में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करने वाली ये 5 मुद्राएं हैं और इन मुद्राओं के माध्यम से हम अपने अंदर जो शक्ति, ऊर्जा इत्यादि ग्रहण करते हैं उसको ग्रहण करने के लिए 5 मुद्राओं का समावेश किया गया है। स्वागत है। ब्रेक के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भारत पूज्य सरदार पटेल सहित अपने महान लोगों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। नेतृत्व के संकट से जूझ रही कांग्रेस हमेशा खुद को हाशिए पर ही पाएगी।